हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो से हम बायोटेक्नोलॉजी का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन बेस्ड। ओके, सो इसके अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी की मेनली एप्लीकेशन पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अगर क्वेश्चंस की बात करें तो उन दोनों चैप्टर्स का इनका मैंने वेटेज आपको बता दिया था, 3 से लेके 4 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं और बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो मुश्किल है। सो बायोटेक के एप्लीकेशंस क्या हैं कि एक तो बायोटेक्नोलॉजी की वजह से, जेनेटिक इंजीनियरिंग की वजह से हमारी लाइफ आसान हो गई, हमें बहुत सारी चीज़ें आर्टिफिशियली मिल जाती हैं। ठीक है, सो जैसे हम सबसे पहले इसमें एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या हमें फ़ायदे हुए, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग इन एग्रीकल्चर। सो एग्रीकल्चर के अंदर देयर आर 3 ऑप्शन फॉर इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन। देखो ये क्यों लिखा मैंने, क्योंकि एग्रीकल्चर में मेनली हम बात करेंगे फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की, ताकि बढ़ती हुई पॉपुलेशन को अच्छे से फीड किया जा सके। तो इसके लिए फूड की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में तो बस हम यही कर सकते हैं और तो कुछ कर भी नहीं सकते। एग्रीकल्चर में क्या एक इनिशिएटिव है कि इंक्रीज द फूड प्रोडक्शन, और फूड प्रोडक्शन करने के लिए 3 काम किए जा सकते हैं। पहला काम ये है कि हम एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर करें, यानी केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब यूज़ करें। तो एग्रीकल्चर में ये यूज़ करें तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, यस और नो। देन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करें तो क्या होगा, केवल उसमें जो नेचुरल मैन्योर है वो हम यूज़ करें, नेचुरल फर्टिलाइजर्स, और ऑर्गेनिज्म से जो भी हमें उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको हम फील्ड में यूज़ करें, नेचुरल तरीक़ों से हम खेती करें, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। देन और हम जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर कर सकते हैं। मतलब एग्रीकल्चर की बेसिकली ये बताया कि 3 टाइप से कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल बेस्ड कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कर सकते हैं, देन जेनेटिकली इंजीनियरिंग क्रॉप्स। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि देसी या संकरण से हिंदी में प्रोबेबली जो फील्ड्स जिनके यहाँ होंगे तो उन्होंने सुना होगा कि संकरण या फिर शंकर टाइप से ऐसी चीज़ें सुनी होगी। तो उनके वो क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर ये होता है, जिसके अंदर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को हम फील्ड में लगाते हैं ताकि वो अच्छी प्रोडक्टिविटी दें और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें उनकी और भी उनके फ़ायदे होते हैं। जैसे एक ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, इस ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से 3 फूड सप्लाई हो गई थी। मतलब फूड की जो प्रोडक्टिविटी है वो 3 गुना हो गई थी, जितनी नॉर्मल ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर से हो रही थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से 3 गुना ज़्यादा हो गई थी। ग्रीन रिवॉल्यूशन में ऐसा क्या हुआ, इसमें केमिकल्स वगैरह, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सारी चीज़ें यूज़ ली गई खेत में। ठीक है, फील्ड्स के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो भी एसेंशियल मिनरल न्यूट्रिएंट थे उनको आर्टिफिशियली प्रोवाइड कराया गया ऐसे, और नई क्रॉप की वैरायटीज़ आई, हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स आई, तो जिसकी वजह से 3 फूड सप्लाई होगी। लेकिन ये भी इनफ नहीं थी क्योंकि पॉपुलेशन भी इंडिया की या वर्ल्ड की हम बोलें तो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही थी और फूड सप्लाई 3 ही गुना हुई थी, हमें और ज़्यादा फूड सप्लाई चाहिए थी। तो उसके लिए क्या करना था, और फर्टिलाइज़र डालो। ठीक है, बट फर्टिलाइज़र डालना, ये केमिकल्स का यूज़ करना, ये फार्मर्स के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो रहा था। मतलब सब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे कि हम अपने खेत में यूरिया वगैरह सारी केमिकल्स हम डाल दें खरीद के, तो वो थोड़ा महंगा हो रहा था। तो फिर इसका सॉल्यूशन निकाला गया कि हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का ये सिस्टम जो है इसको डेवलप करेंगे, हम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को यूज़ करेंगे ताकि प्रोडक्टिव इंक्रीज़ करने के लिए। सो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, इनके बारे में अभी बताता हूँ आपको। कई जगह आपको जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म नाम सुनने में आता होगा, GMOs। ये क्या होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म? मतलब ये ऐसे प्लांट या एनिमल्स या बैक्टीरिया या फंजाई होते हैं जिनके जीन्स के साथ छेड़छाड़ की जाती है, जीन्स जिनके एल्टर्ड होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हम एल्टर कर चुके हैं, उनके जीन्स में कुछ चेंज कर चुके हैं, दैट वाई दे आर कॉल्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यस और नो। देन ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, या अगर प्लांट्स के लिए स्पेशली बात करें तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के क्या फ़ायदे हैं, क्या इनके हम बोल सकते हैं कि प्रॉफिट्स हमको होते हैं। सबसे पहले
टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन। जैसे एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन कौन सी है? आंधी, तूफान, कम बारिश, सूखा, ये सब ज़्यादा बारिश। तो ये जो एबायोटिक स्ट्रेस कंडीशन डेवलप हो जाती हैं, जो एक नॉर्मल क्रॉप फेस नहीं कर पाती, वो उस कंडीशन में निकल लेती है। उस कंडीशन में जीएमओज वहीं का वहीं डटी रहती हैं और प्रोडक्टिविटी अपनी देती हैं। देन बहुत सारी बीमारियों से, जैसे बहुत सारे पेस्ट वगैरह होते हैं, उनसे भी रेजिस्टेंट होना क्रॉप्स को, ये विशेषताएं हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की। देन डिक्रीज इन टॉलरेंस ऑफ केमिकल्स, डिक्रीज इन रिलायंस ऑन केमिकल, डिक्रीज इन रिलायंस ऑन केमिकल्स। अब ऐसी क्रॉप्स जो होंगी जो एबायोटिक स्ट्रेस को झेल पा रही हैं, जो प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा कर रही हैं, ठीक है, और जिनकी तीसरे नंबर पे न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है, न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है विटामिन ए एनरिच्ड राइस, विटामिन ए एनरिच्ड राइस। आजकल नई राइस की वैरायटी आ रही है जिसमें विटामिन ए ज़्यादा है। सो विटामिन न्यूट्रिशनल क्वालिटी ज़्यादा है। एफिशिएंसी, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज। अब मिनरल यूसेज की एफिशिएंसी ज़्यादा है, मतलब मिनरल को अच्छे से जितना हम प्रोवाइड कर रहे हैं उतना आराम से लिमिटेड क्वांटिटी में ले रही है, ऐसे नहीं कि सब सारा मिनरल उसने ले लिया। सो लिमिटेड यूसेज या फिर इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज, ठीक है, अच्छे से ले पा रही है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ चुकी है। सो इतनी क्वालिटीज़ हैं तो क्या होगा, तो हमारा रिलायंस केमिकल्स में से कम हो जाएगा, हम केमिकल्स पे कम डिपेंडेंट रहेंगे, हम सीधा ऐसी क्रॉप ही ग्रो कर देंगे, ठीक है। हम ऐसी क्रॉप क्यों ग्रो करेंगे, नेचुरल क्रॉप जिसको ग्रो करने के बाद में भी हमें केमिकल्स देने पड़े, इससे अच्छा ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को ग्रो करो। सो यही अपना नेक्स्ट टॉपिक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। नाउ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप, ये इसको ट्रांसजेनिक क्रॉप भी बोलते हैं लोग। ट्रांसजेनिक यानी ए ट्रांसजेनिक क्रॉप इज ए क्रॉप, ये ऐसी क्रॉप है दैट कंटेन्स एंड एक्सप्रेसेस ए ट्रांसजीन, जो एक ट्रांसजीन को एक्सप्रेस करती है। नाउ दिस क्रॉप इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, जीएम क्रॉप शॉर्ट में। Now, the change in genotype can be precisely controlled since the transgene is added into the crop genome। हम क्या है कि जीनोटाइप को हम प्रिसाइजली इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इनके जीनोटाइप को, क्योंकि ट्रांसजीन को हम ऐड कर रहे हैं क्रॉप के जीनोम में। नाउ एग्जाम्पल, हम कैसे, इसका मतलब क्या है इस लाइन का, कि हम जैसा जीनोटाइप चाहेंगे वैसा हम उस ट्रांसजेनिक क्रॉप को दे सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल, हीरोडिन नाम का एक जीन होता है, एक जीन होता है जो हीरोडिन नाम का प्रोटीन, एक्चुअली हीरोडिन एक ऐसा प्रोटीन है जो जीन सिंथेसाइज करता है। जीन, हीरोडिन बनाने वाला जो जीन है, ठीक है, अब ये हीरोडिन क्या करता है, ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। हीरोडिन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग। अब ये जो हीरोडिन बनाने वाला जीन है, इसको हमने लैब में सिंथेसाइज किया, इस जीन को हमने लैब में आर्टिफिशियल इसको सिंथेसाइज कर लिया, और फिर उसके बाद में इस जीन को सिंथेसाइज करने के बाद हमने इसको इंट्रोड्यूस करा दिया, या हमने इंट्रोड्यूस करा दिया ब्रेसिका नेपस के अंदर, ब्रेसिका नेपस के अंदर। ये ब्रेसिका नेपस इस स्पीशीज़ में, इस ब्रेसिएसी फैमिली की स्पीशीज़ में, ब्रेसिका नेपस में हमने इस जीन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अब हुआ क्या इससे, कि ये जो ब्रेसिका नेपस थी, इसमें अगर हमने हीरोडिन का जीन डाला तो इसका मतलब उसमें हीरोडिन बनेगा, यहाँ पर हीरोडिन बनेगा। अब हीरोडिन बनेगा तो ये जो ब्रेसिका नेपस के जो सीड्स होंगे ना, उनके अंदर हीरोडिन डिपॉजिट हो जाएगा बन के। अब इन सीड्स को जब एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा प्लांट से, उसके बाद में इस हीरोडिन को इन सीड से अलग कर लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सीड्स। अब इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में क्या करेंगे, हम इस हीरोडिन को मेडिसिनल पर्पस में काम में लेंगे, क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग को प्रिवेंट करता है। जैसे दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है टोमेटो का, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, दोनों याद रखना आप, हीरोडिन एंड टोमेटो वाला। टोमेटो की एक स्पेशल वेराइटी है, इसकी एक ट्रांसजेनिक वेराइटी है जिसका नाम है फ्लेवर शेवर, जिसका नाम है फ्लेवर शेवर। ये फ्लेवर शेवर ट्रांसजेनिक वैरायटी है टोमेटो की, जो रेजिस्टेंट है, या फिर जिसके अंदर ये जो पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम है, ये इसके लिए इनहिबिशन होता है। ये पॉलीगैलेक्टोयूरोनेज एंजाइम क्या करता है, ये पेक्टिन को डिग्रेड करने का काम करता है, जिससे पोटैटो गल जाता है। पोटैटो जिससे गल जाता है, आपने देखा होगा, अगर पोटैटो बोल रहा हूँ मैं, टमाटो अगर आपने कहीं ला के रखा है, घर में बाजार से ला के रखा है, तो वो कुछ दिनों बाद ख़राब हो जाता है अपने आप, ऐसे एकदम ऐसे करने पे एकदम चिपक जाता है वो,
पिचक जाता है। तो वो क्यों होता है, वो इस क्या बोल रहा हूँ, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज एंजाइम के कारण होता है। अब पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज क्या काम करता है कि जो उसकी पैक्टिन लेयर होती है ना उसको डिसॉल्व कर देता है। डिसॉल्व कर देगा तो क्या होगा, उसके अंदर बैक्टीरिया आराम से एंटर करेंगे, वो बैक्टीरियल ग्रोथ होगी, फिर उसके बाद में वो क्या होगा, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, पैक्टिन के डिसॉल्व होने से, डिग्रेड होने से वो सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये इनहिबिट हो गया, इसका मतलब फ्लेवर शेवर वाला जो टमाटो होगा वो लंबे टाइम तक चल पाएगा, मतलब जल्दी खराब नहीं होगा वो। तो ऐसी चीज़ें हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को बड़ा अच्छा बनाती हैं, अपने ज़्यादा यूज़ का बनाती हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और हाँ, यहीं ख़त्म नहीं होता, नेक्स्ट वीडियो में हम बीटी कॉटन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता, सो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को, जहाँ पर हम पढ़ेंगे कॉटन की मॉडिफाइड फॉर्म। ओके, बीटी कॉटन। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए ध्यान रखिए, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।